नाज़रीन, दुनिया का हर शख्स खुदा के बाद डॉक्टर ही पर भरोसा करता है। जब कभी वो बीमार होता है या किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो बादस खुदा उसके जहन में यही ख्याल आता है कि डॉक्टर ही उसकी जान बचा सकता है। डॉक्टर माशरे का एक बहुत अहम फ़र्द होता है और बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता है। आज के इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात में जिस शख्सियत से कराने जा रहा हूँ वो देवबंद के बहुत मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं और 93 साल की उम्र उनकी हो रही है। 92 साल पूरे हो चुके हैं। 70 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1955 में देवबंद आए, आज भी देवबंद में हैं। तो ऐसे डॉक्टर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर मैयादास ठकराल। तो आइए डॉक्टर मैयादास ठकराल से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, अपने आज के इस पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। और यकीनन ये मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ आज। आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आपका होम टाउन कौन सा है और आप यहाँ कब आए देवबंद? होम टाउन हमारा बहुत छोटा सा गांव था, साबोवाल, अच्छा। जो ज़िला सरगोधे में वाक़ है पाकिस्तान में। और ये ज़िला सरगोधा पहले ज़िला शाहपुर था। शाहपुर के बाद सरगोधा बिल्कुल नई बस्ती तभी बनी थी, तो शाहपुर को तहसील बना दिया गया, सरगोधे को ज़िला बना दिया गया। और सरगोधा इतना वेल प्लान्ड शहर है, हम लोग वहाँ पर थोड़े दिन रहे, गांव छोड़ के आ गए थे। तो ब्लॉक वाइज बना हुआ था। मैं समझता हूँ कि शायद इतना खूबसूरत शहर शायद पाकिस्तान में ना हो, अंदाज़ा है मेरा। तो उस गांव में नवाब मोहम्मद याद साहब कुरैशी थे, नवाब मालिक। तो हम लोगों को तो बहुत खुली इजाज़त थी, वैसे भी हम छोटे बच्चे थे, उस वक्त की बात है। तो उनके घर भी चले जाते थे, उनके बंगले में जाते थे। तो उनका बहुत बगीचा लगा हुआ था, कुछ फल फूल हम तोड़ भी लेते थे, कोई मना नहीं करता था हमें। तो ये झेलम दरिया के लगभग 4-5 किलोमीटर ईस्टर्न बैंक पे था ये गांव, साबोवाल। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना शानदार स्कूल हमारे पूरे इलाके में शायद कोई नहीं रहा होगा। उस स्कूल का नाम था मिडिल मॉडल स्कूल। मिडिल मॉडल स्कूल तो 8th क्लास तक का था। जैसे हम बच्चे थे तो हम ये समझते थे कि जिसने 8th क्लास पास कर ली इसके बाद कहीं और पढ़ाई नहीं होती होगी, बस ये तो सबसे पढ़ा लिखा आदमी में होगा। अच्छा। जैसे बचपन जी। जैसे कुएं का मेंढक एक चक्कर लगा के आता है तो समझता मैंने पूरी दुनिया घूम ली। तो 7वीं क्लास तक मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ। उर्दू थी, फारसी थी, इंग्लिश थी और बाकी मैथ। और वहाँ पर उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बोलते थे, जनरल नॉलेज बोलते थे। जनरल नॉलेज। 7वीं क्लास तक वहाँ पढ़े। 8वीं क्लास के लिए मुझे पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ शाहपुर ही भेज दिया। शाहपुर छावनी हमारे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर थी। छावनी से 3 किलोमीटर दूर जो है शाहपुर शहर था। वहाँ 2 स्कूल थे। ये जो शहरा पेशावर तक जा रही है, उस शहरा के ऊपर 2 स्कूल वाक़ थे, एक खालसा हाई स्कूल और एक DAV हाई स्कूल। तो ये वो वक्त था जब कोई स्टूडेंट कहीं से भी आता था तो स्कूल वाले लोग कहते मेरे कॉलेज स्कूल में आ जाओ, मेरे स्कूल में आ जाओ। और आज देखिए क्या हालत है जी। बच्चे का इंटरव्यू हो ना हो, माँ बाप का पहले इंटरव्यू ले जाता है कि ये इस काबिल है भी सही कि हमारे स्कूल की फ़ीस दे सके। बहुत बुरी हालत है आज बिल्कुल तालीम की। तो बहुत जोर लगाया दोनों स्कूल वालों ने, लेकिन फिर मेरा दाखिला जो है DAV में हो गया। 8th क्लास मैंने वहाँ पास की। उसमें क्या सिस्टम होता था उस वक्त, 8th क्लास के बच्चों को 2 तरह का एग्ज़ाम होता था। एक लोकल बोर्ड का होता था, दूसरे एग्ज़ाम का नाम होता था वर्नाकुलर फाइनल। तो क्लास में से वर्नाकुलर फाइनल के लिए स्टूडेंट से पूछा जाता था। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा लायक होते थे वो कहते थे मैं जाऊंगा वर्नाकुलर फाइनल में। तो हमारे क्लास में से शायद 8-9 लड़के वर्नाकुलर फाइनल में गए थे। और ये एग्ज़ाम हमारा दरिया झेलम के वेस्ट बैंक पे एक खुशाब नाम सुना होगा आपने?
खुशाब। खुशाब। तो ये वेस्ट बैंक पे था और ये शाहपुर शहर से लगभग ऐसा रहा होगा 8-10 किलोमीटर। तो एग्ज़ाम देने हम लोग शाहपुर शहर गए थे, वहाँ एग्ज़ाम दिया था। उस जगह पर झेलम दरिया जो हमने पार किया है, उधर थे ना तो हम लोग इधर थे। जी जी जी। 1 मील लंबा पुल है झेलम पर, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। तो वो पार करके हम लोग शाहपुर गए थे, खुशाब गए थे और वहाँ इम्तिहान दे के आए थे। ये किस सन की बात होगी? 46 की बात है, यानी कि आज़ादी से भी 1 साल पहले की बात है। उससे पहले की बात है। 47 में फिर पिताजी ने गांव छोड़ दिया था, सरगोधा में आ गए थे। अच्छा। ज़िले में सरगोधा में। तो मैंने भी वहाँ आकर एडमिशन ले लिया। यहाँ भी हमारे जो 24 ब्लॉक था उसका नाम उन्होंने 23A कर दिया था। अच्छा। तो उसमें वहाँ भी DAV स्कूल था, तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। अभी गर्मी की छुट्टी आई तो छुट्टी पड़ जाती हैं। गर्मी छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद हम लोग स्कूल गए तो वहाँ नोटिस लगा हुआ था कि अभी गैर मुअय्यन वक्त के लिए स्कूल बंद है पाकिस्तान। मगर हम लोग तो बच्चे तो कुछ समझते नहीं थे क्या होने वाला है। चुनांचे कुछ दिन के बाद ही पता चला कि पाकिस्तान बन गया, तो हम लोगों को सब छोड़ना पड़ा वहाँ पर से। तो सब कुछ वहीं रह गया। उस वक्त हिफाजती तौर पर गोरखा लोग, उनकी एक बटालियन सरगोधे में गश्त कर रही थी कि कोई दंगा फसाद ना हो। हमारे क्लिनिक के बाहर हलवाई की दुकान थी, तो पिताजी ने बटालियन को रोक लिया। गर्मी के दिन थे ही, तो हलवाई से दूध और पानी और शक्कर ये सब मिला के दूध का शरबत बनवाया और सबको पिलाया, पूरी बटालियन को। पूरी बटालियन को। तो जो उन बटालियन का लीडर था उससे पिताजी ने पूछ लिया। पिताजी ने ये पूछा कि भाई अब पाकिस्तान बन गया, हम यहाँ से अपना कुछ तो ले जा नहीं सकते, ना मकान ना दुकान ना सामान, तो कैसे होगा? अब उसका जवाब देखिए उस ऑफिसर का। उसका जवाब ये था कि ये सामान आपने बनाया है या सामान ने आपको बनाया है? बिल्कुल। अगर आप हैं, आप जिंदा सलामत पहुंच जाएं तो सामान फिर बन जाएगा। ये बहुत आज तक मुझे याद है उसकी बात, बहुत काम की बात थी वो। हाँ। तो खैर पाकिस्तान बन गया, हम लोग इधर आ गए, भटकते रहे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, जगह जगह। आखिर में आके हम लोग जमुनानगर में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे, मुकीम हो गए। हाँ। जमुनानगर में मेन बाज़ार है जिसको रादौर रोड बोलते हैं, आगे रादौर जगह पड़ती है, उस जगह का नाम रादौर रोड पड़ गया। तो मेन रोड वही है जमुनानगर की। तो वहाँ उस वक्त प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं था, तो मेरा दाखिला 9th क्लास में जगाधरी हुआ। अब यहाँ जो है उर्दू नहीं थी, हिंदी हम जानते नहीं थे, क्या क्या कहीं पढ़ाई नहीं सारी। सही बात है। उर्दू और फारसी और इंग्लिश जानते थे। तो नए सिरे से क्या क्या पढ़ना भी शुरू किया, तो इम्तिहान दे दिया। 10th क्लास मैंने पास कर ली। ये वो ज़माना था जब वालिदैन बहुत फ़ख्र के साथ कहते थे मेरे बच्चा 2nd डिवीज़न में पास हुआ है। और अब देखिए, अब कोई डिवीज़न नहीं है, अब तो रैंकिंग है। जिसका 100 में से 100 आ गए उसका सिलेक्शन होता है, 99 वाले को भी घर भेज देते हैं। यही हो रहा है। मैट्रिक पास हो गए हम, वहाँ से हिंदी पढ़ ली। उस किताब का नाम आज भी मुझे याद है। उस किताब का नाम था हिंदी सुमन गुच्छा। हिंदी सुमन गुच्छा। हिंदी सुमन गुच्छा जो हमारे कोर्स में थी, और उसी में प्रोज भी थी, उसी में पोइट्री भी थी, एक ही किताब में। अच्छा, दोनों एक ही किताब? इतनी मोटी किताब थी, सब कुछ उसी में था। धीरे धीरे पढ़ गए, सीख गए। हिंदी मुझे अब भी बहुत अच्छी तरह लिखनी नहीं आती, उर्दू फारसी खूब आती है, पढ़े वही। अच्छा, वो पढ़ लिया। अब घर आ गए। अब पिताजी जो है छोटी मोटी इनकम 2-4 रुपए कर नई प्रैक्टिस शुरू हुई जमुनानगर में आके, तो कोई सूरत नहीं थी कि हमें ज़्यादा आगे कहीं पर पढ़ाया जाए। क्लिनिक के सामने एक दर्जी बैठ रहा था। अच्छा। सड़क पे ही। तो पिताजी ने कहा कि तुम दर्जी का काम सीख लो। अच्छा।
तो हम बच्चे थे, जैसा माँ बाप ने कहा वैसा मैं बैठ गया दर्जी के पास। 3 दिन तक मैंने दर्जी की मशीन चलाई। चौथे दिन मेरे बहनोई थे सहारनपुर में, इनकम टैक्स ऑफिस में क्लरिकल जॉब में थे। वो घर आए मिलने, उन्होंने मुझे देखा दर्जी के पास बैठे हुए थे। पिताजी कहने लगे ये क्या करवा रहे हो? कहने लगे भाई क्या करूं, मैं आगे पढ़ा भी नहीं सकता। कहने लगे मेरे पास भेजो इसको, मैं टाइप शॉर्ट हैंड सिखलवा दूंगा और कहीं क्लरिकल जॉब मिल जाएगी। तो मैंने सहारनपुर में टाइप शॉर्ट हैंड सीख ली, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये जो होते हैं रोजगार ऑफिस जो होते हैं, हाँ, तो फिर हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मिलिट्री में थे मेरठ में। तो मिलिट्री में पता चला कि नेवी में भर्ती होने वाली है, तो मुझे वहाँ भेज दिया। अच्छा। मिलिट्री में भर्ती होने के लिए वहाँ चला गया। वहाँ मेरा जब अंदर बुला के चेकअप हुआ तो कहने लगे ये तो बहुत अंडरवेट है, शुरू से ही ऐसे थे, इसका नहीं हो सकता। वहाँ से भी आ गए। फिर एक दिन पिताजी दवाइयाँ लेने सहारनपुर आया करते थे हमेशा, हर 15 दिन में 10 दिन में। एक सहारनपुर में कंपनी थी हैंडसन एंड कंपनी, हैंडसन एंड को, बहुत अच्छे आदमी थे। पिताजी उनसे दवाइयाँ लेते थे, कभी पैसे नहीं होते थे तो कहते थे भाई मैं अगले हफ्ते दे जाऊँगा। तो वो सिलसिला चलता रहा। ईमानदारी से आदमी काम करता रहे तो उधार देने वाला भी आराम से दे देता है। सही बात है। पिताजी दवाई लेने जाने लगे तो मैंने कहा मुझे भी साथ लेके चलो। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा मन कर रहा घूमने को। तो गुरुद्वारा रोड पे भारत तिबिया कॉलेज था, वहाँ से गुजर रहे थे। पिताजी ने पढ़ा भारत तिबिया कॉलेज, तो मुझे लेके अंदर चले गए। नाजिर हसन शमीम नाम था उनका, जो उस कॉलेज के प्रबंधक थे, सेक्रेटरी कहते थे, मालिक टोटल वही थे होलसेल। उनसे बात हुई तो कहने लगे कि भाई ये मेरा बेटा है, इनको दाखिल कराना है, मैट्रिक पास है, साइंस पढ़ी हुई है, इंग्लिश जानता है, उर्दू फारसी जानता है। कहने लगे ठीक है एडमिशन हो जाएगा। तो उस वक्त ये सब जो ये PMT CPMT वगैरह ये होता है, ये अब नीट चल रहा है, ये सब कुछ जो है यूनानी में उस वक्त नहीं होता था, अब होता है। अब कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता। प्राइवेट कॉलेज थे तो उन्होंने एडमिशन मेरा ले लिया। पिताजी ने पूछा क्लासेस कब शुरू होंगी? कहने लगे क्लासेस तो 4 महीने से चल रही हैं, क्लासेस तो 4 महीने से चल रही हैं। कहने लगे इसका क्या होगा? कि ये बढ़ा दो इसको तो लड़कों के साथ मिलके पढ़ लेगा। कहने लगे अगर फेल हो गया तो? कहने लगे हम पास कर देंगे पहले फर्स्ट से हम पास कर देंगे, आगे अपनी मेहनत से कर लेगा। तो पिताजी मान गए। तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। सेकेंड ईयर का हमारा जो है बोर्ड का परीक्षा होता है, तो वो सेंटर हमारा हरिद्वार में लगा था। तो वहाँ एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम में पास हो गए। सेकेंड ईयर। अच्छा, ये किस सन की बात होगी? ये 49 की बात है। 49 की। हाँ। तो सेकेंड ईयर में पास हो गए। इस बीच में क्या हुआ, मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ कॉलेज में, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था। मन ये था कि मैं इस कॉलेज में कभी नहीं पढ़ूँगा। और वो क्या? ऐसा हुआ, वो शमीम साहब जो थे, नाजिर हसन शमीम, वो ये कहते थे कि कोई भी स्टूडेंट फिल्म नहीं देखेगा। अच्छा। अब आप समझिए उस उम्र में सिवाय फिल्म देखने के कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। और कौन लड़का है जो फिल्म नहीं देखेगा? तो एक रात को हम हॉस्टल से निकल गए 2 लड़के, और फिल्म देख के रात को 12:30 बजे आए। हॉस्टल का ऊंचा गेट था, उस पर चढ़ गए, ऊपर से अंदर कूद गए। इत्तेफाक से वो नाजिर हसन शमीम साहब जो थे उन्होंने देख लिया। तो रात तो कुछ नहीं बोले, हम अपने कमरे में जाके सो गए। सवेरे उन्होंने आके नॉकिंग किया। हम कैसे करते करते, क्लासेस तो शुरू होती थी 10 बजे। जी। उन्होंने 7 बजे आके उठा दिया। सिनेमा देखते हो? एक रैपट दिया मेरे मुंह पे, धड़ाक। दूसरा रैपट उसके मुंह पे दे दिया। मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट, आप हमारे घर में शिकायत कर दीजिए कि आपका बच्चा फिल्में देखता है, आप 5 रुपये जुर्माना कर दीजिए, आप 2 दिन के लिए क्लास में बैठना मना कर दीजिए। यही होता है, कायदा यही होता है। मुंह पे थप्पड़ मारना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ।
उस दिन से मैंने सोच लिया कि अगर मैं पास हो गया सेकेंड ईयर तो यहाँ नहीं पढ़ूँगा। चुनांचे सेकेंड ईयर पास हो गया। उसके बाद हम कॉलेज आए, सारे स्टूडेंट बैठे थे। मैंने स्टूडेंट के बीच में कह दिया, थर्ड ईयर वाले बैठे थे, फोर्थ ईयर वाले भी, फाइनल वाले तो गए। मैंने कहा भाई मैं तो इस कॉलेज में नहीं पढ़ूँगा। कहने लगे क्यों? मैंने बताया कुछ नहीं। मैंने कहा मेरा मन नहीं है। कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं तो लखनऊ जाऊँगा। सब लड़के बोले, सब क्लासेज के, कहने लगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हम भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यूनिटी हो गई। हाँ, अपने आप ही, मैंने किसी को नहीं कहा। नतीजा यह हुआ, मैं लखनऊ गया तो उस वक्त हमारे प्रिंसिपल थे हसीब साहब, और शकील अहमद शमसी साहब, बहुत ही काबिल आदमी, वो वाइस प्रिंसिपल थे। और एक प्रोफेसर थे हमारे मखमूर साहब, एक प्रोफेसर थे हमारे मसीह जमान साहब नदवी। अच्छा। नदवतुल उलमा से, वहाँ से फारिग थे वो। जी जी। और एक थे डॉक्टर महबूब रज़ा ख़ान साहब, और एक थे डॉक्टर त्रिवेणी बहादुर, वो MBBS थे और अमीनाबाद में, लखनऊ सेंटर में अमीनाबाद में प्रैक्टिस करते थे। ये सब हमारे असातिज़ा थे वहाँ लखनऊ में। तो हसीब साहब से मैं मिला जाके, मैंने कहा सर मुझे एडमिशन चाहिए, थर्ड ईयर में चाहिए। कि सेकेंड ईयर कैसे पास किया? मैंने कहा जी सहारनपुर से पास किया, तिबिया कॉलेज से। कि वहाँ से सर्टिफिकेट ला NOC का। मैंने कहा जी वो तो नहीं देते। तो कहने लगे हम तो आपका एडमिशन नहीं करेंगे। मैंने कहा सर ये देखिए अखबार में मेरा रोल नंबर है। कहने लगे रोल नंबर ठीक है, जिसका रोल नंबर है ये पास हो गया, लेकिन हमें क्या पता ये तुम हो। कायदे की बात। हाँ, उनका एतराज़ भी ठीक था। मैंने बहुत मासूमियत से कहा, मैंने कहा सर आप मुझे एडमिशन दे दीजिए, अगर कभी भी आपको पता चल जाए कि मैंने झूठ बोला, मुझे आप निकाल देना। उन पे ऐसा असर हुआ, उन्होंने मेरे एडमिशन ले लिया। और मेरे एडमिशन लेने के बाद सब लड़कों का ले लिया। उसी साल से कॉलेज ख़त्म हो गया, उसके बाद कॉलेज नहीं चला। सहारनपुर वाला कॉलेज ही ख़त्म हो गया वो। आपके एक थप्पड़ के बाद कॉलेज जिसका मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से एक पूरा इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गया। नहीं तो आज वो कॉलेज होता तो वहाँ भी ये तालीम मिलती सबको। अच्छा, देवबंद आप कब आए? अब पास होने के बाद लखनऊ से मैं घर आ गया तो ब्रिटिश ज़माने के एक मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर गोविंद लाल बजाज, मुझे अम्बाला भेज दिया वहाँ। उनका हॉस्पिटल अम्बाला सिटी में था। एक साल मैंने वहाँ पास काम किया, उसके बाद घर आ गया। कहने अब प्रैक्टिस कहाँ करोगे? तो पिताजी कहने लगे यहीं मेरे क्लिनिक पे शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, आपके क्लिनिक पे नहीं करूँगा। कहने लगे अच्छा तुम्हें क्लिनिक हम उधर पेपर मिल के सामने खुलवा देते हैं, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा जिस टाउन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उस टाउन में भी नहीं करूँगा। दिमाग में ये आया, पिताजी के पास कोई मरीज़ आया, उसको आराम नहीं मिला, इत्तेफाक से वो मरीज़ मेरे पास आ गया, वो ठीक हो गया, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अब सोचने लगे कि अब कहाँ जाओगे। तो उस वक्त देवबंद में हमारे 5-6 रिश्तेदार रहते थे कोई। तो पिताजी कहने लगे भाई वहाँ अपने 4-5 फैमिली हैं, कम से कम तुम्हें ये डायरेक्ट रहेगा कि वहाँ अपना कोई है, तो तुम देवबंद में प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो तब जो है 13 अप्रैल 1955, 13 अप्रैल 1955 को एक दुकान ली 4 रुपये महीने पे। अब मैं सोच रहा हूँ 4 महीने कहाँ से आएंगे। किसी को 2 आने की दवाई देता था, किसी को 2.5 आने की, किसी को 2.25 आने की। पहली बार जब 1 महीने के बाद मैंने एक दिन 1 रुपया और 2-4 आने की टोटल सेल करी, उस दिन घर वाली बहुत खुश थी। अच्छा, इस तरह से मैं 1 आने 2 आने की, जो चीज़ 2 आने की आई तो 2.5 आने में दे दी। मतलब कभी पूरी लाइफ कैरियर में कभी किसी से फीस नहीं ली। इस हिसाब से 55 से लेके और अब तक 13 अप्रैल 55 से लेके अब तक 70 साल हो गए पूरे। 70 साल हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद जो है पिताजी कहने लगे दूसरी दुकान पे ले लो। मैंने कहा किराया कौन दे देगा? कहने बेटा तुम ले लो। फिर कुछ दिन के बाद कहने लगे तीसरी दुकान भी ले लो। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा पैसा भी आने लगा, 5-10 रुपये 20 रुपये कमाने लगे, तो 3 दुकान ले ली। शायद 2-3 साल के बाद ऐसा हुआ, एक बार मलेरिया ऐसा एपिडेमिक हुआ था उन दिनों में
कि जिसके घर में 10 पड़े हैं तो 10 के 10 को मलेरिया पानी देने वाला भी नहीं था गांव गांव में। तो मैं दोपहर तक प्रैक्टिस करता था और दोपहर के बाद थैला भर लेता था इंजेक्शन क्लोरोकिन के। क्लोरोकिन नहीं आता था, कुनीन सल्फेट आता था, उसको सिरिंजें भर लेता था और दवाइयाँ खाने की, ये सब थैला भर के यहाँ से गुनारसा साइकिल पे, गुनारसे से रणखंडी, रणखंडी से गलौली, और गलौली से रात को 11 बजे 12 बजे मेन रोड से फिर जाता था इधर से, और मेन रोड से रात को 11 साढ़े 11 बजे घर आता था मैं। किराए का मकान लिया रहने के लिए, 4 रुपये महीने का एक कमरा, जो 8 बाई 8, इससे इस कमरे का तो 1/3 रहा होगा, और उसमें हम लोग 4 लोग रहते थे। अच्छा। तभी तभी शादी हुई थी मेरी, और पिताजी ने यहाँ आने वक्त जब हम लोग आए थे वहाँ थे, पिताजी ने दादी जी को साथ भेज दिया था कि बहू घर में अकेली न रहे, और मेरी छोटी बहन थी इतनी बड़ी, उसको भी भेज दिया था कि घर में थोड़ा रौनक मेला लगा रहे, कि बहू अकेली न रहे। सही। वो मेरी बहन फरीदाबाद में रहती है, वो जब बात करती है मुझे भैया नहीं करती ना भाई साहब कहती है, जब भी बात करती है मेरे पापा, मुझे पापा ही कहती है वो। डॉक्टर साहब, आप यूनानी तिब में महारत रखते हैं, और इस यूनानी के अलावा एलोपैथी में और इसमें यूनानी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जहाँ तक सवाल है एलोपैथी और यूनानी का, यूनानी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एलोपैथी में नहीं हैं, और एलोपैथी में कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनानी में नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों से किसको मैं सुपर कह दूँ या किसको कम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप भी जानते हैं बहुत सारे डॉक्टर दुनिया भर के, कोई 500 रुपये, कोई 2000 रुपये, और 5-5 हज़ार रुपये तक डॉक्टरों ने अपनी फ़ीस कर रखी है। आप आज भी 25 रुपये 50 रुपये की दवा दे रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से जाने के बाद लखनऊ रहा मैं 3 साल, सेकेंड ईयर पास कर लिया था, 3 साल वहाँ पढ़ा। 3 साल तक पिताजी तो भेजते नहीं थे, तुम्हें 50 रुपये एक महीना मैं कैसे भेजूँगा। मैंने कहा आप कुछ भेजो ना भेजो, मुझे जाना ज़रूर है। मैंने एक स्टोव ले रखा था, एक तवा ले रखा था, एक पतीला। 3 साल तक अपने हाथ से 1-2 रोटी पका के खा लेता था, कभी होटल में खाना नहीं खाया, नसीब में नहीं था कि खाना खाऊंगा होटल में जाके, वो 8 आने लेगा तो 8 आने कहाँ से लाऊंगा। 3 साल तक अपने हाथ से रोटी खाई मैंने। उन दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो मेरा मन नहीं करता किसी से फीस ले लूँ। क्लिनिक के बारे में मेरी एक तपस्या थी, कभी क्लिनिक नहीं छोड़ा मैंने। जी जी जी। कभी क्लिनिक नहीं छोड़ा मैंने। अगर आधी रात को कोई बर्फ़ में पड़ा हूँ मैं, सर्दी का मौसम है, रज़ाई ओढ़ के कोई आ गया, आधी रात उठ के खड़ा हो गया मैं और उसका इलाज किया मैंने, विदाउट टेकिंग एनी फीस। जी जी। और फिर देखिए 5 साल लगते हैं मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद, 1 साल लगता है इंटर्नशिप में, 1 साल लगता है हाउस जॉब में, उसके बाद जब आप पीजी करते हैं 3 साल और लग जाते हैं। 5, 2, 7 और 3 10 साल जो आदमी पढ़ेगा यकीनन वो फीस लेगा। उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है उसमें, और सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि पैसा भी लगाया है। उसके साथ आप एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सफ़र उसी में ख़त्म हो गया। जी जी। यकीनन वो फीस के हकदार हैं, चूँकि वो इतना डीप चले जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए जो आम मेडिकल ग्रेजुएट उस तक नहीं पहुंच पाता। कई जगह मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा है, क्रेज़ है, और कुछ लोग तो आगे कहते हैं मैंने डॉक्टर को दिखाया 1500 रुपये दिए फीस के, खुश होते हैं पैसे दे के। जी जी जी। ये भी है, ये भी है, क्रेज़ भी है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, आप मरीज़ की तशख़ीस पैथोलॉजी रिपोर्ट से करते हैं या अपने तजुर्बे से करते हैं? सबसे पहले मैं मरीज़ को देखता हूँ, थोड़ा सा पल्स देखता हूँ, उसकी आँख और ज़ुबान देखता हूँ, अपने अंदर एक एहसास कर लेता हूँ कि इस आदमी को ये बीमारी होगी। उसके बाद उससे रिलेटेड 1-2 सवाल करता हूँ। अगर उन 2 सवालों के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी तशख़ीस सही है, मुझे किसी पैथोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। पैथोलॉजी अब भी कराता हूँ। उसका ऐसा है, कुछ लोग हम नहीं चाहते तब भी जी डॉक्टर साहब हम ये टेस्ट करा लें, ये टेस्ट करा लें, एक वबा फैल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन मानिए जो भी आ रहा है अल्ट्रासाउंड लिए फिर रहा है। किसने कहा था? अजी गांव वाले कह रहे थे,
बताइए। ये हो गया है और डॉक्टर खुद जानबूझ के वैसा कर रहे हैं। किसने कहा था? अजी माँ कह रही थी बेटे अल्ट्रासाउंड करा ले, ये हालत है। जी जी जी। मैं ज़्यादा उस पर वो नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा है, मान लीजिए मुझे पता चल गया कि इस आदमी के गुर्दे में पथरी है, ठीक है, मैं इसलिए कराऊंगा ये देखने के लिए कि पथरी 2 mm की है या 4 की या 8 की या 15 की, इसलिए तो करा लेता हूँ। जी जी। हाँ, उसका साइज़ पता चल जाए, कन्फर्म हो जाए कि इसको कितने अरसे तक दवाई देनी पड़ेगी, बिल्कुल। डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं करा देता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत कम। मैं ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं कराता मरीजों का इस सिलसिले में। सही। खिदमत से, मरीज़ों की, आवाम की इस खिदमत से आप कितने खुश हैं? खुशी एक तो होती है कि मेरे पास दौलत कितनी आ गई, एक खुशी होती है रूहानी खुशी। मुझे बहुत बड़ी रूहानी खुशी होती है जब मेरा कोई मरीज़ ठीक हो जाता है। अब देखिए, मैं जितनी माइनर सर्जरी है देवबंद में, या तो कोई सर्जन करेगा या मैं कर रहा हूँ, और कोई देवबंद में नहीं कर रहा हूँ, और अब भी करता हूँ खड़ा होके। ये औरतों के कान चिल जाते हैं ना जी जी जी, जेवर पहन के, उनकी लोकल एनेस्थीसिया दे के, सुन करके, ग्राफ्टिंग करके दोनों तरफ से मिला के स्टिचिंग करके और ठीक कर देता हूँ। कोई नहीं करता देवबंद में, जानता भी नहीं कोई, इसमें कोई शक नहीं है। और कितना क्या लेता हूँ मैं, आपको यकीन भी नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। सर्जन करेगा तो 5-10 हज़ार रुपये आराम से ले लेगा। हाँ, आराम से लेगा। मैं तो वैसे छोटे मोटे ऑपरेशन जो है 200 रुपये में कर देता हूँ, 300 रुपये में कर देता हूँ। हकीकत है, और लोग इसी से मुतमईन भी हैं। एक शेर याद आ गया, हर आँखें बेसवाल रसद, हर आँखें बेसवाल रसद दादा खुदास्त, कभी नहीं मांगा हर आँखें बेसवाल, सवाल ही नहीं किया उससे कुछ नहीं मांगा, और इतना कुछ मिला, हर आँखें बेसवाल रसद मिल गया, दादा खुदास्त, उसने दे दिया, मैंने मांगा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब। अच्छा, शेर से याद आया कि आपने, क्योंकि पाकिस्तान में आप रहे हैं और उर्दू और फ़ारसी ही बचपन में अपने पढ़ी है, तो यकीनन आपको शेर व शायरी से शगफ़ भी होगा, तो कोई और शेर जो आपको याद हो, आपका पसंदीदा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी शायर जब शेर लिखता है, उसके साथ या तो ज़िंदगी के हालात और तजुर्बात से वाबस्ता होता है वो, बिल्कुल। बहुत, जैसे आप मिर्ज़ा गालिब की देखिए, जितनी शायरी है उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर है। बिल्कुल। उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे जितनी शायरी है उनकी, तो ऐसा है कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, अचानक शेर पैदा हो जाता है, वो हालात के मुताबिक होता है। एक शेर अभी मैं सुनाता हूँ आपको। बदजुबां है माँ की गाली दे रहा है, बदजुबां है माँ की गाली दे रहा है, बदजुबां है माँ की गाली दे रहा है, जिसकी माँ को मैंने अपनी माँ कहा था। वाह वाह वाह, जिसकी माँ को मैंने अपनी माँ कहा था, ये आप ही का शेर है? मेरा शेर है। जी 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 जी। एक और शेर सुनाता हूँ आपको। आज अंगुष्ठ बदंदा है मौजे दरिया भी, आज फिर बैठ के फुर्सत में कोई रोया है। वाह वाह वाह, आज फिर बैठ के फुर्सत में कोई रोया है। आज अंगुष्ठ बदंदा है मौजे दरिया भी, मेरा ही शेर है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, गज़ल मैंने यहाँ मुशायरे में पढ़ी भी थी, 2 शेर सुना देता हूँ। इरशाद। मेरी आदत ख़राब है लेकिन, मेरी आदत ख़राब है लेकिन, मेरी आदत ख़राब है लेकिन, तू भी तो बेनकाब है लेकिन, तू भी तो बेनकाब है लेकिन। बहुत अच्छा है। अगला शेर है, बात करता है जाहिदों की तरह, बात करता है जाहिदों की तरह, पी के फिरता शराब है लेकिन। भाई वाह 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 वाह, पी के फिरता शराब है लेकिन, बहुत अच्छा है। एक शेर और, हुबाब, आप जानते हैं हुबाब? जी जी जी। बुलबुला। जी जी। शख्स उड़ता फिरे हवाओं में, शख्स उड़ता फिरे हवाओं में, शख्स उड़ता फिरे हवाओं में, ज़िंदगी एक हुबाब है लेकिन। क्या कहना है, वाह 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 वाह, ज़िंदगी एक हुबाब है लेकिन, बहुत अच्छा है। ये मेरी गज़ल है ये, और भी 1-2 अशार थे इसमें, पता नहीं कहाँ फेंक दिए मैंने। चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड वैक्सीन से आप कितने मुतमईन हैं? कोविड वैक्सीन जहाँ तक है, वो एक बात कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत देर लगी उसको डेवलप करने में,
लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जिसको सही वक्त पे लग गई उस पर तो कामयाब रही। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान की 60 फैक्ट्रियों में 60,000 से ज़्यादा दवाएं बनती हैं, जेनेरिक दवाएं, लेकिन फिर भी अपने मुल्क में दवाइयों की इतनी कमी क्यों है? अब देखिए, मोदी जी ने जन कल्याण सिस्टम में बहुत सारी जेनेरिक्स की सरकारी दुकानें खोल दी हैं जिनमें बहुत ही कम रेट पे जेनेरिक्स मिल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जेनेरिक्स की कहीं कमी है। और हम देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी जेनेरिक लेना हो या कोई भी ये जो होती हैं इनकी पेटेंटेड जी, कोई भी दवाई लेनी हो सब दस्तियाब हैं और खूब मिलती हैं। कोई किसी चीज़ की हमने कमी महसूस नहीं किया कभी। अच्छा, कोई कमी है नहीं। जेनेरिक भी बहुत मिलती है, जितनी चाहिए मिलती है सब। अच्छा, मेडिकल लाइन से हट के अगर हम आपकी फैमिली के बारे में बात करें तो आपके कितने बच्चे हैं और क्या वो सभी मेडिकल लाइन में हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। बड़ा बेटा मेडिकल ऑफिसर रिटायर हो चुका, जब अब मेरे क्लिनिक पे मेरे साथ बैठता है। इससे छोटा बेटा 2 बार इसने CPMT दिया, दोनों बार सिलेक्ट नहीं हुआ, बहुत चोट लगी, परेशान। अब क्या करें। एक्चुअली ऐसा है कि मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं था कि मैं बच्चों को कहीं पर ट्यूशन दिलवाऊं या कोशिश करूं कि ये सिलेक्ट हो जाएं। मैं खुद भी इतना ज़्यादा नहीं जानता था। तो जब उसको दिमाग को चोट लगी तो छोटे भाई ने खड़ा था, उसने कह दिया, भाई साहब परेशान क्यों हो रहे हो, 1-1.5 महीना रह गया, फिर CPMT होने वाला है, आप फिर बैठ के देखो। तो 1.5 महीना आप देखिए, हमारा एक कोने में कमरा है, तो वो उस कमरे में गया और ये कहने लगा कि मुझे कोई आवाज़ मत देना 1.5 महीने तक, न पूछना मुझे रोटी क्या नहीं है, चाय या दूध कोई पूछने नहीं आएगा, कोई ज़रूरत होगी तो मैं आवाज़ दूंगा। हमने जब भी देखा दिन रात लैंप जल रहा और वो पढ़ रहा, लैंप जल रहा और पढ़ रहा। नतीजा ये हुआ कि वो CPMT में बैठा, 1.5 लाख लड़कों में से ऊपर से 23वां नंबर था उसका, आ गया नंबर। उसका सिलेक्शन फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हुआ, वहीं से वो आई सर्जन है, आप जानते हैं। जी जी जी। और मेरी हालत देखिए, उसका एडमिशन होना था लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। मैं सिर्फ रेलवे स्टेशन सहारनपुर तक गया, उसको ट्रेन में बिठाया और उस साथ लखनऊ तक भी नहीं गया। और जब ट्रेन चली तो मैं वहाँ खड़ा खड़ा रो रहा था, अब भी मुझे याद है। बाप की शफकत थी, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू कि मेरे बेटा जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, लेकिन मैं साथ नहीं गया। उसके बाद बेटा राजेंद्र 12वीं पास की। एक हमारे कॉलोनी में रहते थे, एक तो भाटिया जी थे, ज्ञानचंद भाटिया, आपने सुना होगा। जी जी, सैनिटरी वाले। और एक चाचा भोजाराम थे। ये हम दोपहर को थोड़ी देर बैठ के ताश खेलते थे। दोपहर का टाइम था, हम बाहर बैठे हुए थे, तो राजेंद्र बेटा जो है मेरा तीसरा, वो उधर रेलवे स्टेशन से आता और दूर से आ रहा, तो बाबूजी बाबूजी। मैं कहा बेटा क्या हुआ? मैं पागल खाने में दाखिल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज आगरा में। अच्छा। तो उसने वहीं से MBBS किया, वहीं से हाउस जॉब इंटर्नशिप किया, फिर उसने MD किया। MD करने के बाद मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट रहा और हेड HOD रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सुपरिटेंडेंट। वहाँ से फिर उसको देहरादून मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। इस वक्त वो देहरादून मेडिकल कॉलेज में है। तो यानी कि तीनों बेटे मेडिकल लाइन में ही हैं। उसके बाद छोटी बेटी, ये भी 2 बार CPMT कर चुकी थी, ये परेशान थी, तो BSc पहले ही कर चुकी थी ये। तो हमने कहा चलो अब तुम MSc कर लो, तो रुड़की में इसको MSc करने के लिए भर्ती करा दिया और उसने CPMT का एग्ज़ाम दे दिया। और उधर हमने उसका जो है एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन करा दिया कि पता नहीं सिलेक्शन हो या ना हो। अब रात को मेरे पास मेरठ से टेलीफोन आया कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया CPMT के बाद। हाँ, उस वक्त मेरे पास वो थी 800 जो जापान से डायरेक्ट आई थी, मारुति 800। हाँ, सुजुकी वो वाली। मेरे पास सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मेरे ही पास आई थी। अच्छा अच्छा।
100 गाड़ियाँ आई थी इंडिया में, 100 गाड़ी में से एक गाड़ी मुझे मिल गई थी। जी। तो वो गाड़ी थी मेरे पास। मैंने आंधी और तूफान और बारिश बुरी तरह से रात को 12:30 बजे 1 बजे मैंने गाड़ी निकाली, अकेला ही चल पड़ा। पहुंच गया मैं रुड़की। वहाँ पहुंचा हॉस्टल में, तो जंगला गेट बंद होता है, वहाँ पर खड़ा था चौकीदार गार्ड्समैन। जी जी। मैंने कहा भाई गेट खोलो, मुझे बेटी से मिलना है। कहने लगे गेट तो नहीं खुलता। मैंने क्यों? मैंने कहा मेरी बेटी है। कहने लगे मैंने ऐसे करो तो बेटी को बुला दो। कहने लगे ऐसे तो नहीं मैं बुला सकता। मैंने कहा क्यों? कहता मैडम से पूछना पड़ेगा, वार्डन। जी जी। मैंने कहा ठीक है, मैडम से जाके बताओ कि ये लड़की है, उसका फादर बाहर खड़े हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, लड़की को ले जाओ, गेट के अंदर खड़ा कर लो, अगर आपस में वो बाप बेटी हैं तो फिर बात कर लेंगे। बस तो आई सुनीता सामने आई। कहने लगे बाबूजी इतनी बारिश और इतना तूफान और आधी रात को 1-1:30 बजे का टाइम, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा बेटा उठा अपना बोरिया बिस्तर चल घर। कहने लगे क्यों? मैंने कहा तेरे सिलेक्शन हो गया। तो उसने मेरठ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। अच्छा। बड़ी बेटी जो है उसने MA किया था सोशियोलॉजी में। अच्छा अच्छा। अब वो तो अब बिजनेस में है। बस वो एक ऐसी है जो मेडिकल लाइन में नहीं है। वो मेडिकल लाइन में नहीं है, बाकी चारों बच्चे सारे मेडिकल बच्चे लाइन में। मेडिकल लाइन में। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पे आपकी काफ़ी लंबी बैठक है, तो क्या आप इतनी देर तक बैठने के बाद थकान महसूस करते हैं? ये बड़ा बेटा जो है बरला, जो हॉस्पिटल है बरला का, जी जी PHC, जी। 14 साल वहाँ इंचार्ज रहा ये। तो 14 साल एक जगह पर आदमी रहे तो बहुत लोगों से ताल्लुकात मिलन हो जाता है। बिल्कुल। तो अब हर जुमेरात को वो लोग बुला लेते हैं। अच्छा। तो हर जुमेरात को वो जाता है वहाँ, और उस दिन मुझे बहुत लंबा अरसे तक, हफ्ते में एक दिन बहुत लंबे अरसे तक क्लिनिक पे बैठा रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं महसूस नहीं करता थकान महसूस नहीं करते? वैसे अब जो है, अब देखिए एजिंग फैक्टर है, बिल्कुल। उम्र का ताल्लुक है। तो मैं अब 4 घंटे बैठता हूँ, और 4 घंटे में लगभग 60-70-80 पेशेंट अब भी कर देता हूँ मैं। जी जी। मेरा ऐसा है, पेशेंट को देख के तशखीस करना, पर्चा बनाना बहुत ही स्पीडी काम है मेरा। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता मुझे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके रहम है, उसका करम है कि मेरी तशखीस बहुत सही निकलती है। बेशक। और अगर तशखीस सही है तो इलाज सही होगा। अगर आपको सहारनपुर जाना है, आप मुजफ्फरनगर की ट्रेन पे बैठ जाएं तो सहारनपुर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तशखीस ही मेन अगर चीज़। आपकी तशखीस सही है तो यकीनन आप मरीज़ को ठीक कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इन 70 सालों में जो आपके प्रैक्टिस का वक्त गुजरा है, तो आप अपने आप को 70 सालों में कहाँ देखते हैं अब? जहाँ तक मैं अपने आप से अगर कहूँ तो मैं अपने आप को वैसे यकीनी तौर पर बहुत कामयाब तरीन इंसान समझता हूँ। क्योंकि दौलत सिर्फ रुपए में नहीं होती। अगर आपने अपनी औलाद को इस काबिल बना लिया है कि वो बहुत इज़्ज़त और वक़ार के साथ समाज के अंदर रह पाए, तो इससे बड़ी कोई और दौलत नहीं होती। और ये दौलत मेरे पास है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत ही कामयाब आदमी हूँ। जहाँ तक सवाल रुपए का है, कमी नहीं है मेरे पास। अपनी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा रुपया है, उसकी कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये दौलत जो मुझे मिली है, ये बहुत कम लोगों के नसीब है। ये अनमोल है। और इसको मुझे फ़ख्र भी है, और मुतमईन भी हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अपना कहते हैं गोल जी अचीव कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपके शौक़ क्या हैं और आप खाली वक्त में किस बात से या किस चीज़ से एंजॉय करते हैं? बचपन से ही मैं फ्लूट बजाता था। अच्छा। और कई बार यहाँ रामलीला जब होती थी तो रामलीला में भी मैंने फ्लूट बजाया है। उसके बाद माउथ ऑर्गन बजा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 सॉन्ग जो मैं बजाता हूँ बहुत अच्छी तरह बजा लाता हूँ, बड़ी बढ़िया। अब भी एक शौक़ और रहा ताश खेलने का, बूढ़े लोगों का। अच्छा। ज्ञानचंद भाटिया और ये अपने चाचा भोजाराम और हम जुआ कभी नहीं खेला, एक पैसे का भी। जी जी। बस थोड़े देर बैठ के हम हंसी मजाक करते थे। जी जी। मैंने तो ये सुना है कि आप बैडमिंटन भी खेलते थे? बैडमिंटन अपने ज़माने में तो शाम को ही जो शू पहन के चला जाता था
उस ज़माने में जब मैं खेलता था 10-10 गेम खेल के मुझे कभी पसीना नहीं आया और मैंने कभी पानी नहीं पिया। अच्छा, फिल्मों की जहाँ तक बात है तो आपका पसंदीदा अदाकार कौन सा है? दो शख्सियत पूरी फिल्म लाइन में ऐसी हैं जिनके मरने पर मैं बैठ के रोया था। अच्छा, और वो कौन है? एक तो किशोर, जो किशोर कुमार, जी, किशोर कुमार। और दूसरा SD बर्मन। एक म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूज़िक की वजह से किशोर के जो गाने हैं मुझे बहुत अच्छे लगे मुझे, और SD बर्मन के जो म्यूज़िक डायरेक्शन और गाने हैं, जी जी। इन दो लोगों के मरने पे मैं बहुत रोया। और सब देखे बड़े बड़े फिल्म दुनिया में कभी रोना नहीं आया। डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम को हम ख़त्म कर रहे हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है, तो हमारे नाजरीन को आप तिब्बी मशवरा कोई देना चाहेंगे अपनी सेहत के तौर पे? लोग किस तरह अपना ख्याल रखें और क्या करें लोग जिससे उनकी सेहत सही रहे? बहुत ख़ास तौर पर एक बात ज़रूर कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। क्या सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है? सिर दर्द हुआ, केमिस्ट के पास चले गए, भाई सिर में दर्द हो रहा, उसने 2-4 दवाइयाँ दी, अपने पैसे ले लिए। पेट में दर्द हो रहा, पेट के दर्द की 2 गोलियाँ दे दी, अपने पैसे ले लिए। अब एक्चुअली मेडिकल साइंस को खेल तमाशा नहीं है। बिल्कुल। इसको पढ़ने और समझने से आपने सिर्फ पेट में दर्द कह के दवाई दे दी, आपको ये पता ही नहीं भी पेट दर्द क्यों हो रहा है इसके पेट में, उसकी वजह भी पता चलनी चाहिए। ये आप जानते, नाम सुना होगा आपने, धर्मवीर त्यागी लखनौती वाले बहुत बड़े ज़मींदार हैं। उनका पोता था गाज़ियाबाद में, उसको सर में दर्द हुआ, केमिस्ट के पास गया, उसने उसको डिस्प्रिन की गोली दे दी। उसको ब्लड प्रेशर रहता था, केमिस्ट को ना पता ना उसे ध्यान के डिस्प्रिन क्या करेगी। उसने डिस्प्रिन खाई, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, डेथ हो गई जवान लड़के की। सेल्फ मेडिकेशन के अलावा दूसरी एक ख़ास बात जो मैं आमतौर पर सब मरीज़ों को समझाता हूँ, बहुत लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, बहुत हमारी मुसलमान बहनें जितनी आती हैं सबके मुंह में तो होता है पान और तंबाकू होता है। पूछता हूँ, अजी एक पत्ता डाल लेते हैं, डर के मारे बोलते हैं जी एक पत्ता क्यों डालते हैं? मैं कई बार मजाक में कहते तो इतना सारा खाया करो, तो उनको मैं शर्मिंदा करता हूँ, कहते हैं इसको छोड़ दो, ऐसी नाम नहीं लेता बीमारी का, सिर्फ ये कह देते हो कि ऐसी बीमारी हो जाएगी तुम तड़प जाओगे और घर वाले ही परेशान रहेंगे। और दूसरे जो लोग आते हैं उनको ये कहता हूँ, भाई इसे बीड़ी को छोड़ दो, ये तुम्हारे फेफड़ों को बहुत नुकसान देगी। और तीसरा, जैसे कई लोग इतनी शराब पीते हैं, इतनी शराब, मैंने कहा भाई नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा, लिवर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल आंखें ख़राब हो जाएंगी, इसे छोड़ दो। बहुत कोशिश करता हूँ मैं, सिर्फ दवाई नहीं देता, दवाई के साथ दिन भर में लगभग 50 लोगों को मैं सिर्फ ये बताता हूँ, भाई ये काम ना करो, उनकी इस्लाह भी होती है। अगर मैं ना कहूँ तो मेरा काम सिर्फ वैसे अगर आप कहें तो आम डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को देखा दवाई दे के ले चले जाओ। अगर ये बात आप नहीं समझाएंगे तो आप एक कंप्लीट डॉक्टर नहीं हो सकते, बिल्कुल एक अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते। इसके लिए आपको ये भी समझाना ज़रूरी है, हिफ्ज़ान सेहत जिसको बोलते हैं हमारी यूनानी में। जी जी। हिफ्ज़ान सेहत क्या चीज़ है? हिफ्ज़ान सेहत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बीमारी का इलाज करें। हिफ्ज़ान सेहत का मतलब ये कि आप बीमार ही ना हो ऐसे हालात पैदा रखें, ऐसे ग़िज़ा खाएँ, ऐसी हवा खोरी करें, ऐसा नींद का इंतज़ाम करें, ऐसी वर्जिश करें। यही होता है। ये हिफ्ज़ान सेहत का असूल है। इसका एक पूरा एक चैप्टर है हिफ्ज़ान सेहत में, उसको यूनानी में बोलते हैं असबाब सत्ता ज़रूरिया। असबाब सत्ता ज़रूरी है। असबाब सत्ता ज़रूरी, जिसमें यही सब कुछ है। जी जी। हवा, पानी, नहाना धोना, सफाई, खाना पीना, वर्जिश और आराम, नींद और बेदारी, ये सारी चीज़ें असबाब सत्ता ज़रूरी में ये हिफ्ज़ान सेहत के उसमें आती हैं। 6 असबाब उसमें बयान किए गए हैं। हाँ, असबाब सत्ता ज़रूरी है। तो ये सब लोगों को मैं समझाता रहता हूँ, सिर्फ दवाई नहीं देता। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो समझ जाए मेरी इस बात। हाँ, अगर उस पर अमल भी करें। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और ये बहुत मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैंने ये बात 10 आदमियों को, अगर 10 आदमी से 2 ने भी मान गए
तो मैं समझूंगा कि मेरा कहना सार्थक हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगर 10 में से 2 ने भी इस बात को मान ली एक भी अगर मान जाता है तो आपका तो कहना मैं समझता हूँ कि मेरा कहना सार्थक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आप कामयाब हैं। डॉक्टर साहब, आप आए पॉडकास्ट में, आपने अपना वक्त दिया और इतनी सारी बातें की और बहुत अच्छी बातें की, और हकीकत यह है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में आज हमें बहुत सी बातें मालूम हुई जो नहीं जानते थे, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए खैर, बहुत अच्छा वक्त ये आपके साथ गुज़रा और हमारी तो शुभकामनाएं हैं ही आपके साथ। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, यकीनन आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।